जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे आपको पता है कि इनसाइट एकेडमी द्वारा एमसीक्यू की क्लासेस चलाई जा रही हैं। एमसीक्यू क्लासेस के तहत अभी जो हमारा क्लास चल रही है वो है इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका इसके पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता, इसके अलावा आपका धार्मिक सुधार जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावा आपका महाजनपद काल, ठीक है, मौर्य वंश, इनसे संबंधित सभी वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। उन वीडियोज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हम चालू करने वाले हैं वो आपका गुप्तकाल से संबंधित प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो चालू करने के पहले आपके लिए एक दो और सूचनाएं हैं, जानकारियाँ। इनसाइट एकेडमी द्वारा एमपी हिस्ट्री, एमपी पॉलिटी और एमपी ज्योग्राफी की थ्योरेटिकल क्लासेस कंप्लीट करवाई जा चुकी हैं। वीडियोज अपलोडेड हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश की एमसीक्यू क्लासेस चलाई जा रही हैं, एमपी जीके की, जिसमें डेली एक वीडियो अपलोड होता है। उसका भी आप क्लासेस देख सकते हैं, उनके वीडियोज देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा एकेडमी द्वारा जो अपना पेपर 4 है, ठीक है, क्या है, पेपर 4, उसका भी क्या है, थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो चालू करते हैं आपका गुप्तकाल। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो देखो, गुप्त वंश के संस्थापक में दो मत हैं। एक तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, घटोत्कच ऑप्शन दिया है, दूसरा चंद्रगुप्त ऑप्शन दिया है, तीसरा श्रीगुप्त, चौथा कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा वो आपका श्रीगुप्त रहेगा। पर यहाँ पे एक मत और भी है, वो एक दूसरा मत है, वो किसको मानता है, घटोत्कच को मानता है। पर इसके पीछे एक कारण है। घटोत्कच के पीछे मानने का कारण क्या है कि हमारे रीवा जिले से, मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक सूपिया अभिलेख है, सूपिया अभिलेख, ठीक है, सूपिया अभिलेख जो कि गुप्त वंश का है, उसमें क्या प्राप्त हुआ है, गुप्त वंश के शासकों की वंशावली, गुप्त वंश के शासकों की क्या प्राप्त हुई है, जीनोलॉजी, ठीक है। और गुप्त वंश के जो शासकों की वंशावली प्राप्त हुई है, जीनोलॉजी जो प्राप्त हुई है, उसमें जो वंशावली दी हुई है वो कहाँ से दी हुई है, घटोत्कच से। मतलब घटोत्कच को ही क्या था, पहला शासक था उस अभिलेख के अनुसार। पर एक बड़ा मत है, अधिकांश लोग को मत क्या है कि वो घटोत्कच नहीं, श्रीगुप्त था, ठीक है। इसलिए हमारा उत्तर अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो श्रीगुप्त रहेगा, अगर ऑप्शन में श्रीगुप्त नहीं है, घटोत्कच है, तो घटोत्कच हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त लोग कुषाणों के सामंत होते थे। गुप्त लोग क्या होते थे, कुषाण वंशी शासकों के सामंत होते थे। कुषाणों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है जब हमने उत्तर मौर्य काल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिनमें प्रमुख शासक कौन था, आपका कनिष्क। अगला आता है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अगला प्रश्न है सुमेकन के लिए, आपको पहली सूची और दूसरी सूची क्या करना है, सुमेकित करना है। तो पहली सूची में आपके क्या दिए हैं, अभिलेख, और दूसरी सूची में दिया हुआ है उस अभिलेख से संबंधित राजा कौन था, ठीक है। तो जैसे पहले अभिलेख में दिया है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति या जिसको बोलते हैं हम इलाहाबाद प्रशस्ति, उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसका था, समुद्रगुप्त का था। वहीं दूसरा ऑप्शन क्या है, आपका बिलसड़ स्तंभ है। यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये प्रयाग प्रशस्ति हो गया, बिलसड़ स्तंभ, भितरी स्तंभ, मंदसौर लेख, ये सभी कहीं ना कहीं रैंडम तरीके से कई बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति तो किसका हो गया, समुद्रगुप्त का हो गया। फिर आता है बिलसड़ स्तंभ, तो बिलसड़ स्तंभ किसका था, कुमारगुप्त का था, ठीक है। इसके अलावा क्या है, भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का है। और मंदसौर जो लेख है वो किसका है, बंधुवर्मन का। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। इसके हिसाब से अगर हम जाएं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी था। हमको एग्जैक्टली ये पहचानना चारों ऑप्शन में कि इनमें से खगोल विज्ञानी कौन था। तो देखो, इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों क्या है, गुप्तवंशी हैं। तो जो भानुगुप्त है वो खुद शासक था, भानुगुप्त गुप्तवंशी राजा है। भानुगुप्त के टाइम पर ही क्या हुआ है, आपका एरण से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, वो भानुगुप्त के टाइम के हैं, ठीक है। तो भानुगुप्त स्वयं गुप्तवंशी शासक हो गया। फिर आते हैं बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। जो वराहमिहिर थे वो ज्योतिषाचार्य थे, ना कि खगोल शास्त्री थे, ठीक है। उनका गणित से कोई संबंध था, वो ज्योतिषाचार्य थे। जो आपके बाणभट्ट हैं वो क्या थे, कवि थे। तो बचते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही क्या थे, खगोल विज्ञानी थे। आर्यभट्ट ही क्या थे, गणितज्ञ थे, ठीक है।
अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी। सिंपल सा है कि गुप्त वंश के समय राजकीय भाषा क्या थी, तो गुप्त वंश के समय जो राजकीय भाषा थी वो देव भाषा संस्कृत थी। ठीक है, जो पाली थी वो पाली किन के लिए थी, यहाँ पे हम सब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो पाली किन के लिए थी, तो पाली बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग होती थी। प्राकृत भाषा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग होती थी। और हिंदी भाषा जिसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर के उसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, ये भी याद रखना है कि किसने कहा है। ठीक है, तो उसमें कौन आएगा, आपका वीए स्मिथ आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम आगे जब मेंस के बारे में पढ़ेंगे, मेंस में देखेंगे हम, तो उसमें आपका समुद्रगुप्त की जो वो हैं संधियाँ हैं या विजय यात्राएं हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, बाद में। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को हरा करके हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, तो हूणों पर विजय प्राप्त करने वाला या हूणों को हराने वाला पहला जो वो था शासक था, वो कौन था, आपका स्कंदगुप्त। एग्जैक्टली बात ये है कि स्कंदगुप्त के टाइम से ही हूणों के आक्रमण चालू हुए थे भारत में। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। हूणों में सिर्फ दो ही शासक थे जो प्रमुख माने जाते हैं, एक संस्थापक उनका तोरमान और दूसरा एक और शासक हुआ मिहिरकुल। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश हम पढ़ते हैं जब गुप्तकालीन साम्राज्य जो था या गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन एज कहलाती है। तो क्यों कहलाता है, क्योंकि उस समय कला स्थापत्य इस चीज़ का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। चाहे कला का हो, स्थापत्य का हो, शिक्षा का हो, विज्ञान का हो, इन सभी चीज़ों का क्या हुआ था, स्वर्णिम युग था वो। अगला प्रश्न है 10th कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। तो अजंता कलाकृतियां जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस काल में बनवाई गई थी, आपके गुप्त काल में बनवाई गई थी, गुप्त वंशी शासकों द्वारा बनवाई गई थी। वहीं जब एल्लोरा की गुफाओं की हम बात करते हैं तो उसमें हमको प्रभाव दिखता है राष्ट्रकूट वंश का, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा वो बनवाई गई थी। अजंता की गुफाओं से ही सिमिलर गुप्त वंशी शासकों द्वारा बनवाई गई कुछ वो हमारे यहाँ पे वो क्या है, आपके बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है, बाघ की गुफाओं में। ठीक है, जो कि आपके धार में है। अगला है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ा सा मतभेद है। थोड़ा सा मतभेद ये है कि एक उपाधि होती थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, इस उपाधि को कोई भी शासक क्या करता था, धारण कर लेता था। तो इतिहास में एक विक्रमादित्य नाम के शासक हुए हैं। अब वो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही है या विक्रमादित्य नाम से कोई अन्य शासक हुआ है जिसके दरबार में कौन होते थे, कालिदास होते। एक थोड़ा सा सामान्य सा ये कन्फ्यूजन है जो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी कारण लिखा हुआ कुछ विद्वानों के अनुसार, सभी नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं। कुछ के अनुसार क्या है, कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे, जिनकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अजंता चित्रकारी या विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित। सिंपल सा पॉइंट है कि अजंता में जो गुफाएं हैं, अजंता में जो चित्रकारी की गई गुफाओं में, उनका संबंध किससे है। तो उनका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। अगला है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह क्या था। तो उत्तर गुप्त काल में जो प्रसिद्ध हुआ विद्यालय था वो क्या था, आपका नालंदा। कौन था, नालंदा। ठीक है, जो किसने बनवाया था, धर्मपाल ने। अगला है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरण अभिलेख का संबंध जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कहीं पर, भानुगुप्त से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज किसको कहते हैं। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जो गुप्त वंश था या गुप्त टाइम पीरियड जो था उसमें कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी अपने चरम पर थे, सर्वोच्च स्थिति पर थे। इस कारण इसको क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं। अगला, फाहियान कहाँ का निवासी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो टाइम पीरियड में आया वो किसका, कहाँ का निवासी था, तो चीन का था। और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, फा क्यो की, फा क्यो की। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो जो सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय है वो वाकाटक वंश का शासक था। ठीक है, किस वंश का शासक था, वाकाटक वंश का शासक था। इसी वाकाटक वंश में
किसका? प्रभावती देवी का विवाह होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती देवी का इसी वाकाटक वंश में क्या होता है? विवाह होता है। अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त, जिसको उसकी उसमें मुद्राओं में वीणा बजाते हुए देखा गया है। क्या? वीणा बजाते हुए देखा गया है, उसको क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। ठीक है। अगला है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख जो है, कहोम का स्तंभ लेख जो है, उसमें स्कंदगुप्त को सक्रोपम की संज्ञा दी गई है। अगला है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो अच्छे से याद रखना है कि श्रीलंका के राजा ने भगवान बुद्ध के मंदिर बनवाने के लिए बोध गया में अनुमति मांगी थी। ठीक है। और राजा था कौन? मेघवर्मन। अगला है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मंदिर निर्माण का जन्म, कला का जन्म जो है वो गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल के पहले सिर्फ मूर्तियों के साक्ष्य हैं, मंदिरों के साक्ष्य नहीं है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों को हराने के पश्चात क्या करी थी? धारण करी थी। या शकों का उन्मूलन करने के पश्चात धारण करी थी। अगला है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हुए हैं वो कौन हुए हैं? विष्णु। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने की खुशी के पश्चात चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि शकों का जो पहला आक्रमण हुआ था, हूणों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के टाइम पे चालू हुआ था। और शकों का हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम बाद में वो क्या चलता रहा? लगातार चलता रहा, छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है। और सेम प्रक्रिया क्या चल रही थी? शकों के साथ भी चल रही थी। अगला प्रश्न है मेहरौली के संबंध में कि मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ है वो उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो उसका निर्माण 4th ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका कि फाहियान और ह्वेनसांग के राज्यों को देखा। ठीक है। तो देखो, फाहियान तो किसके राज्य में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य में आया था, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। और ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है। गुप्त वंश के बाद क्या आता है? हर्ष का वंश आता है, वर्धन वंश आता है। ठीक है। जिसके शासनकाल में ह्वेनसांग यात्रा पे आता है। ठीक है। अगला धन्वंतरी के बारे में। धन्वंतरी के बारे में क्या फैक्ट है? तो धन्वंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन थे? प्रमुख कौन थे उसमें? जैसे एक तो यहीं पे दिए हुए धन्वंतरी, इसके अलावा क्या हो गए? पतंजलि नहीं, धन्वंतरी हो गए। इसके अलावा कालिदास हो गए, वराहमिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, अमर सिंह हो गए। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना करी है जो विश्व की पहली डिक्शनरी कहलाती है। ठीक है। तो ये सभी क्या थे? उनके 9 रत्न थे। अगला है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली में किस प्रकार की थी? तो जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक होती थी। मतलब राजा ही क्या होता था? सर्वोच्च होता था। सत्ता का, या यूं कहो कि शासन का जो पूरा का पूरा संचालन होता था, चाहे उसमें न्याय व्यवस्था हो, चाहे उसमें कर व्यवस्था हो, चाहे उसमें दंड व्यवस्था हो। ठीक है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता था? राजा के द्वारा। वही क्या होता था? सत्ता का केंद्रीय बिंदु होता था। इसके बाद आता है आपका फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक्यू की, जब हमने डिस्कस किया था, निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता उसमें? तो फोक्यू में बौद्ध राज्यों का वर्णन मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है, बौद्ध मंदिर स्तूप विहार उस समय जो भी थे उनका वर्णन मिलता है, पर उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध के उपदेशों की चर्चा कर दी गई है, और जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं वही अल्टीमेटली लगभग लगभग क्या हो जाते हैं? बौद्ध धर्म के सिद्धांत हो जाते हैं। अगला है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है वो क्या है आपका? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वही क्या है? गुप्त स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो अजंता की गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19, इनका निर्माण किस काल में हुआ था? आपके गुप्त काल में हुआ था। और यहाँ पे जो गुफा नंबर 15 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजंता की जो गुफा नंबर 15 है उसमें बोधिसत्व की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है। किसकी? बोधिसत्व की प्रतिमा बनी हुई है। यूपीएससी 2019 का क्या है, 2018 का क्या है, प्री का प्रश्न है। ठीक है। गुफा नंबर पूछा गया उसमें।
अगला है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें क्या थे, 9 रत्न थे। अब 9 रत्नों में भी एक रत्न क्या थे, अमरकोश थे, अमर सिंह थे, जिनने अमरकोश की रचना करी थी। अमरकोश क्या है, पहली डिक्शनरी है विश्व की। अगला है गुप्त वंश का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो गुप्त वंश को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का। और गुप्त संवत कब प्रारंभ हुई थी, 319 से 320 एडी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो हुआ क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 में क्या हुआ था, अपना राज्यारोहण किया था। मतलब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, वो गद्दी पर बैठा। ठीक है, सिंहासन पर आरोहित हुआ। अगला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की है। इसी को क्या बोलते हैं, इलाहाबाद अभिलेख भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने पहले चर्चा करी है। अब प्रश्न यह है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके टाइम पीरियड की हो गई, समुद्रगुप्त के, पर लिखा किसने उसको, हरिसेन ने। ठीक है, तो हरिसेन किसके राज दरबारी हो गए, समुद्रगुप्त के। अगला है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग या स्वर्णिम युग या गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस समय कला, साहित्य, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सभी क्या थे, अपने चरमोत्कर्ष पर थे। इसके बाद है सारनाथ के जो धमेख स्तूप है उसका निर्माण किस काल में हुआ था। सारनाथ का जो धमेख स्तूप है उसका निर्माण, चूंकि हम गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल में ही हुआ था। इसके बाद है गुप्त काल की सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता था। देखो इस चीज को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जब हम उत्तर मौर्य काल पढ़ रहे थे कि जो स्वर्ण मुद्राएं हैं सबसे पहली बार किसके टाइम पे जारी हुई थी, इंडो ग्रीक शासकों के टाइम पे। किनके, इंडो ग्रीक शासकों के टाइम पे। फिर एक प्रश्न हमने लगाया हुआ था कि जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनमें सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की थी, तो कनिष्क के टाइम पे जारी हुई थी, मतलब कुषाणों के टाइम पे। अब यहाँ पे आता है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा क्या जाता था। तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहते थे। ठीक है, फिर है कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है। तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास जी के द्वारा। कालिदास जी ने कई सारे महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक लिखे हुए हैं, जिसमें आपका अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, कुमार संभवम हो गया, ऋतु संहारम हो गया। ठीक है, ये सभी उन्हीं के ही रचनाएं हैं। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। फिर है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। तो उपज का छठा भाग, मतलब आपके टोटल प्रोड्यूस या टोटल प्रोडक्शन का 1/6 कर के रूप में, राजस्व कर के रूप में वसूला जाता था, भू राजस्व के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो नगरों का क्रमिक पतन क्या रहा है, गुप्त काल की विशेषता रही है। मतलब नगर क्या हुए, धीरे धीरे क्या हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। फिर है किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंशी शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अनुदान सबसे ज्यादा प्रदान किया था। मंदिरों और ब्राह्मणों को अनुदान देने की जो प्रथा थी वो किसने चालू करी थी, सातवाहन वंश ने चालू करी थी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के वंश ने चालू करी थी। उस प्रक्रिया को बाद के आने वाले सभी शासकों ने लगभग लगभग क्या किया था, पालन किया था। बाद में परंपरा रुक भी जाती है, पर उस समय तक लगभग 600-700 साल तक क्या हुई थी, ये परंपरा अच्छे से पालन की गई थी। तो गुप्तवंशी शासकों ने भी ये काम किया था। फिर दिल्ली के महरौली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। देखो अब वहां पे जो लौह स्तंभ बना हुआ है, जो कुबत उल इस्लाम मस्जिद है, उसके सामने जो लौह स्तंभ बना हुआ है, महरौली का लौह स्तंभ जिसको बोलते हैं, वो किस वंश का सिर्फ इसकी जानकारी कि गुप्त वंश का है, पर किस शासक का इसकी जानकारी नहीं है। पर इसके बावजूद वहाँ पे जो नाम अंकित है उस पिलर में, उसके आधार पे एक अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड का होगा, क्योंकि उसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख है। सिर्फ इतना ही उल्लेख है, कितना, चंद्र। ठीक है, चंद्रगुप्त नहीं लिखा है, तो ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि वो चंद्रगुप्त का होगा। तो यहाँ पे चंद्र सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था। तो कालिदास द्वारा रचित जो मालविकाग्निमित्रम नाटक था, उसका जो नायक था वो कौन था, अग्निमित्र। आपका जो शुंगवंशी शासक था अग्निमित्र, जिसकी राजधानी क्या थी, विदिशा। जिसकी राजधानी क्या थी, विदिशा। उसके नाटक का जो प्रमुख पात्र था वो कौन था आपका, मालविकाग्निमित्रम का वो था अग्निमित्र। और यहाँ पे जो नायिका थी वो कौन थी, मालविका। ठीक है, अगला है
कि समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो समुद्रगुप्त की जो सैन्य उपलब्धियां उसका वर्णन आपके प्रयाग के अभिलेख से क्या होता है, प्राप्त होता है। प्रयाग अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति जिसको हरिसेन ने लिखा था, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। अगला है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो गुप्त वंश में क्या था, बराबर का अधिकार प्राप्त था। फिर कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका गुप्त वंश है वो सबसे ज़्यादा विचलित हुआ था। क्यों? क्योंकि तोरमान और मिहिल कुल के जो आक्रमण हैं वो निरंतर हो रहे थे। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक किसके हैं, कालिदास के हैं, जबकि जानकी हरण उनका नहीं है। अगला है अजंता गुफाओं के सरीखी या उनके जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम अजंता गुफाएं ऊपर पढ़ रहे थे, कि बाघ की गुफाएं जो धार में हैं वो अजंता की गुफाओं के समान ही हैं। फिर है गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश ने 319 जब गुप्त संवत चालू होती है से लेकर के 500 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। फिर आता है बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई। तो गुप्त वंश में चालू हुई थी। अगला है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो गुप्त वंश में जारी किए गए। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित जो प्रथम भारतीय ग्रंथ था वो क्या था आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम। यूरोपीय भाषा में मतलब अंग्रेजी भाषा में अनुवादित। फिर है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपके कहाँ से मिलता है, एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख किसका था, आपके भानुगुप्त का था। ठीक है, भानुगुप्त का। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्या करना है, कालक्रम में जमाना है। तो जो गुप्त वंश में जो पहला शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त प्रथम। 319 में क्या करेगा, गद्दी में बैठेगा, विक्रम संवत चालू कर देगा वहां से। इसके अलावा आता है आपका समुद्रगुप्त दूसरा, तीसरा आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा है कुमारगुप्त और पांचवा है आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसी सीक्वेंस में दिए हुए हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, ई सॉरी, है ना। फिर अगला है ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, गुप्तकालीन शासकों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे ज़्यादा ढेर मिला है वो हमको कहाँ से मिला है, आपके भरतपुर में बयाना से। ठीक है, भरतपुर कहाँ, राजस्थान में है। भरतपुर में एक जगह है बयाना, वहाँ से गुप्तकालीन सिक्के सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अगला है प्रश्न आपका यहाँ पर कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो कुमारगुप्त को क्या माना जाता है कि इसने क्या करी होगी, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी होगी। अगला प्रश्न है आपका असर्शन और रीजनिंग में। असर्शन में क्या दिया हुआ है, पहला कथन कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और अगला उसी में दिया दूसरा कथन रीजनिंग में कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो देखो पहला और दूसरा कथन क्या है, दोनों अपने अपने स्तर पर सही हैं, पर सामंती व्यवस्था से सैनिक का प्रभाव बहुत ज़्यादा सैनिक अभियानों में दिखेगा। ये पॉइंट क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे दूसरा आंसर सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं, पर दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अगला है गुप्त काल में, देखो सामंत व्यवस्था सैन्य व्यवस्था के लिए रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, वो क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। सैन्य व्यवस्था के रूप में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित व्यवस्था आती है इसी प्रकार की, वो आती है आपके मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, फिर है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार है वो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है साउथ में, वहां से क्या होता था, ये संचालित होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। जैसे हमने सोने के सिक्के देखे थे, सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, दीनार कहलाते थे। वैसे ही चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। चांदी को क्या कहा जाता है, रूपा कहा जाता है। ठीक है, तो चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। फिर यहाँ पे दिया हुआ आपका दो और शब्द, कासारपण और पण। तो मौर्य काल में जो सिक्के चलते थे उनको क्या बोला जाता था, पणक बोला जाता था। और मौर्योत्तर काल में जो सिक्के चल रहे थे उनको क्या बोलते थे, कारसापण बोलते थे। ठीक है, अगला आता है आपका मैच द फॉलोइंग।
यहाँ पे लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया हुआ है। जैसे विशाखा दत्त हैं, तो विशाखा दत्त क्या करते थे, नाटक लिखते थे। उनने एक नाटक लिखा, कौन सा, बहुत फेमस, मुद्रा राक्षस। फिर आते हैं वराह मिहिर, तो वराह मिहिर के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या थे, खगोल विज्ञानी थे। फिर हैं चरक, चरक क्या थे, चिकित्सा शास्त्र से जुड़े व्यक्ति थे। और ब्रह्मगुप्त आते हैं, तो वो क्या थे, आपके गणित से जुड़े व्यक्ति थे। तो इसके हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में जो आपका ये विद्या थी, कला थी, साहित्य थी, इन सबका जो महान केंद्र था वो क्या था, उज्जैन था। क्योंकि उज्जैन में इन सब चीज़ों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। तो कालिदास जी का जो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी विश्व की सबसे 100 प्रभावशाली कृतियों में क्या होती है, गणना होती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न से किस युग को है। तो दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, गुप्त युग को जाता है। ठीक है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो ये चारों कारण में से कोई एक कारण ऐसा है जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों को क्या होना, दुर्बल होना। स्कंदगुप्त के बाद के जो इतने भी शासक आए, उत्तरवर्ती गुप्त शासक आए, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं थे। इसके अलावा हूणों का आक्रमण, स्कंदगुप्त के टाइम से ही हूणों का आक्रमण इतना ज़्यादा चालू हो गया था, खास करके तोरमाड़ और मिहिर कुल द्वारा, कि राज्य को संभालना मुश्किल था। इसके अलावा प्रांतीय शासकों का विरोध, जो सामंत थे उन्हें विरोध चालू कर दिया। और यहाँ पे आता है हमारा प्रश्न कि नहीं था। तो चौथा ऑप्शन है कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला, ऐसा नहीं हुआ था। गुप्त काल में सत्ता के लिए आंतरिक कला कभी भी नहीं हुआ। ये आंतरिक कला आपको सल्तनत पीरियड में देखने को मिलेगा, मुगल पीरियड में देखने को मिलेगा, पर यहाँ नहीं मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए दिखाया है। इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। समुद्रगुप्त ने खुद को वीणा बजाते हुए दिखाया है, इसी कारण उसको क्या किया गया है, कविराज की संज्ञा दी गई है। अगला है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो ऐसा करने वाला पहला जो भारतीय था वो कौन थे, आर्यभट्ट थे, जिनने क्या किया था, लीलावती नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था, लीलावती। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है। तो नवनीतकम नामक जो पुस्तक है उसका संबंध किससे, चिकित्सा शास्त्र से है। इसके बाद तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो देखो, पहले हमने सोने के सिक्के देखे जिनको दीनार बोलते थे, फिर हमने चांदी के सिक्के देखे जिनको रूपक बोलते थे, अब आते हैं तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के जारी करने पहला शासक जो था वो कौन था, आपका रामगुप्त। अगला प्रश्न है आपका सुमेकन के लिए, प्रश्न नंबर 72। एक तरफ शासक दिए हैं, दूसरी तरफ उनका स्तंभ दिया है या लेख दिया, अभिलेख दिया है। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति था, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली से लौह स्तंभ है, स्कंदगुप्त का आपका भीतरी स्तंभ लेख है, और बुद्धगुप्त का क्या है, पहाड़पुर के ताम्रपत्र हैं। इसमें अगला जो प्रश्न आता है वो है आपका सुमेकन में कि एक तरफ क्या है, कुछ प्रकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्या है, उससे संबंधित शासक दिए हुए हैं। जैसे क्या है, कुमार देवी प्रकार। तो जो कुमार देवी प्रकार है उसका संबंध किससे था, चंद्रगुप्त प्रथम से था। वीणा वादन का प्रकार, तो वीणा वादन समुद्रगुप्त करता था। चक्र विक्रम का प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, और कार्तिकीय प्रकार वो किसका है, कुमारगुप्त का। इसके हिसाब से आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। फिर है अगला प्रश्न सुमेकन में कि एक तरफ शासक दिए, दूसरी तरफ उनकी उपाधि दी है। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो उपाधि किसने धारण करी थी, उसने क्या धारण करी थी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी, और स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि धारण करी थी। इस चीज को तो हमने, इस प्रश्न को हमने पहले भी सॉल्व किया, सक्रोपम वाला। ठीक है, तो इसके साथ सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगला प्रश्न है, शासक को उनकी पत्नियों से क्या करना है, मैच करना है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था, कुमार देवी, जो कि लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी थी। फिर रामगुप्त, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था, ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त दत्ता देवी, और रुद्रसेन में क्या था, प्रभावती गुप्ता। रुद्रसेन कौन था, वाकाटक वंशी शासक था, प्रवरसेन का पुत्र था।
और प्रभावती गुप्त कौन थी? कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? वो है आपका समुद्रगुप्त। उसने दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी। फिर है, सर्वराजोच्युता मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण करी थी? तो वो भी है आपका समुद्रगुप्त। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है वो क्या थे? बहुत ज्यादा व्यापक थे। 5 नीतियों के तहत उसने क्या किया था? काम किया था। अगला है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया? उसकी हत्या करके शकों को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। तो रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। अगला है, मैच द फॉलोइंग में कि यहाँ पे रचनाकार दी है, दूसरी तरफ रचना दी है। जैसे आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट की जो पुस्तक आती है उसमें क्या उस पुस्तक में क्या जाता है आपका? आर्यभट्टियम। ठीक है, धन्वंतरी की पुस्तक एक तरीके से देखा जाए तो धन्वंतरी की जो पुस्तक थी वो क्या थी आपकी? नवनीतकम, जो कि चिकित्सा से जुड़ा है। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत थी और वराहमिहिर की पुस्तक क्या थी? पंच सिद्धांतक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में करवाया गया था, सौराष्ट्र मतलब गुजरात में करवाया गया था, उसका गवर्नर पुष्यमित्र जो था उसने करवाया था। ठीक है, पुष्यगुप्त। किसने करवाया? क्या हुआ? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ था, उसके गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उनने करवाया था। बाद में क्या हुआ था? इसकी मरम्मत पहली बार किसने करवाई थी? शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, और दूसरी बार मरम्मत इसकी किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। और तीसरी बार भी इसकी एक मरम्मत होती है, वो कब होती है? सल्तनत पीरियड में। ठीक है, अगला आता है सुमेकित कीजिए में। तो सुमेकित कीजिए में आपको क्या करना है? प्रशासनिक विभाजन है, उसके प्रशासकों से मैच करना है। जैसे भुक्ति ग्राम होता था, नगर होता था, विषय होता था और भुक्ति होता था। तो जो विषय होता था उसका प्रमुख जो होता था विषयपति होता था, भुक्ति का प्रमुख उपरीक होता था, नगर का प्रमुख नगरपति होता था, ग्राम का प्रमुख क्या होता था? ग्रामीक होता था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला है सुमेकन में कि यहाँ पे एक तरफ क्या दिए आपके? प्रशासनिक अधिकारियों के नाम दिए हैं, दूसरा उनका संबंध दिया किस कार्य से था। तो जैसे पहला है महासंधि विग्राहक। तो महासंधि विग्राहक क्या करता था? युद्ध व शांति का मंत्री होता था, मतलब कि उसको विदेश मंत्री बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा क्या होता था? महादंड नायक, वो क्या होता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फिर है विनय स्थिति स्थापक। तो विनय स्थिति स्थापक कौन होता था? धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। और चौथा है महाश्वपति। तो महाश्वपति क्या होता था? गज सेना का अध्यक्ष होता था। महाअश्व, महाअश्व किसको बोलते हैं? गज को बोलते हैं। तो उसका क्या होता था? वो प्रमुख होता था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे सुमेकित हमसे नहीं पूछ रहा था, तो जो सुमेकित नहीं वो क्या है आपका? गज सेना का अध्यक्ष। तो महाअश्व, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ों की सेना का जो प्रमुख होगा उसको क्या बोलेंगे? महाअश्वपति बोलेंगे, जबकि यहाँ पे गज दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है। अगला है सुमेकन में ही कि आपकी भूमि दी हुई है, उस भूमि का संबंध किस चीज से था, ये दिया हुआ है। तो जैसे क्षेत्र भूमि हुए, क्षेत्र भूमि किसको बोलते थे? कृषि योग्य भूमि को बोलते थे। वास्तु भूमि, उसको हम निवास योग्य भूमि बोलते थे। अप्रहत भूमि, उसको क्या बोलते थे? जंगली भूमि बोलते थे। और खिल भूमि क्या बोलते थे? कृषि के अनुपयुक्त भूमि, बंजर भूमि। ऐसी भूमि का विभाजन हमने मौर्य काल में पढ़ा था, सीता भूमि और सीरा भूमि। राज्य के नियंत्रण वाली जो भूमि होती है सीता भूमि, जो राज्य के नियंत्रण में रहती थी उसको क्या बोलते थे? सीरा भूमि। अगला आता है कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका प्रयाग प्रशस्ति दिया है। प्रयाग प्रशस्ति जो देखा जाए तो हमने देखा था समुद्रगुप्त के टाइम का था, और किसने लिखा था उसको? हरिसेन ने लिखा था। किसने? हरिसेन ने। जबकि यहाँ पे क्या दिया? रवि कीर्ति दिया हुआ है। रवि कीर्ति ने क्या लिखा हुआ है? ऐहोल अभिलेख लिखा है। रवि कीर्ति ने क्या लिखा है आपका? ऐहोल अभिलेख लिखा है। जबकि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन ने। तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी को ऑप्शन क्या दिए थे? दूसरा क्या है? किरात अर्जुनियम, जो कि भारवी ने लिखा है। 10 कुमार सहित दंडी ने लिखा है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। अगेन आता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? पहला है वाग्भट्ट, उनने अष्टांग हृदय लिखा है, आयुर्वेद की पुस्तक। कामंदक ने नीतिसार लिखा है। विशाखा ने मुद्राक्षस लिखा है, नाटक है। और भर्तहरि ने मेघदूतम, नहीं, भर्तहरि ने मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ठीक है, और भर्तहरि कौन थे? तो भर्तहरि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या थे? बड़े भाई थे। ठीक है,
उज्जैन से संबंध है इनका। अगला है आपका मैच द फॉलोइंग में कि श्रेष्ठी है एक तरफ, सार्थवाहक है, कुलिक है, कायस्थ है, क्या थे? अधिकारी होते थे। ठीक है, जो श्रेष्ठी है वो क्या करता था? साहूकार होता था। सार्थवाह व्यापारी होता था। कुलिक जो होता था वो शिल्पी होता था। और कायस्थ जो होते थे वो लेखन कार्य करते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला है मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो इस चीज़ को हम अभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं आज ही की इसी लेक्चर में कि मिहिर कुल क्या था? हूणवंशी शासक था। हूणवंशी शासकों में दो ही शासक प्रसिद्ध हैं, तोरमान और मिहिर कुल। अगला है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कन्नौज को जो सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया वो किसने प्रदान किया था? मौखरी राजवंश ने प्रदान किया था। बाद में इसी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध चलता है 200 वर्षों तक। ठीक है, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के बीच लगभग 200-250 वर्षों तक क्या चलता है? युद्ध चलता है, सिर्फ कन्नौज में सत्ता की स्थापना के लिए। इसको क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय स्ट्रगल बोलते हैं, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोला जाता है। ठीक है, पर कन्नौज का जो पहली बार महत्व में दिया वो किसने दिया? मौखरी वंश ने, जो कि गुप्त वंश के बाद आता है। फिर है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण करी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने पदवी धारण करी थी विक्रमादित्य की, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें आज तक, अब गुप्त वंश का टाइम पीरियड लगभग 4वीं शताब्दी का है, उस समय से लेकर के आज तक उसमें कोई जंग नहीं लगी है, उसमें किसी प्रकार की कोई रस्ट नहीं आई है। इस कारण वो क्या है? चर्चा का बिंदु है। फिर है कि प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। एक उदाहरण क्या है आपका? अजंता। तो दूसरा उदाहरण क्या है? इसको भी हम लगा चुके हैं, वो क्या है आपकी? बाघ की गुफाएं, मध्य प्रदेश में। लोमेश ऋषि की गुफाएं कहाँ? बिहार में, बाराबार हिल्स में। किससे संबंधित है? आजीवक संप्रदाय से। एलोरा की गुफाएं आपके औरंगाबाद में ही हैं, और वो किसके हैं? राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई हुई हैं। अगला है पुंडवर्धन भुक्ति। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है, तो उत्तर बंगाल में अवस्थित है। और आखिरी प्रश्न आता है आपका गुप्त वंश का, वो क्या है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण करी थी? तो समुद्रगुप्त ने धारण करी थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था, कई शासकों ने धारण करी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण करी है, स्कंदगुप्त ने धारण करी, लेकिन प्रथम जो शासक था वो कौन था आपका? समुद्रगुप्त था। तो ये क्या था दोस्तों आपका पूरा गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न थे। हमने लगभग 90 प्रश्नों को यहाँ पर लगाया है, सॉल्व किया है, पूरी उनके बारे में चर्चा करी है, सभी ऑप्शंस के बारे में। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के उसमें प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।